देखो, कल तक ये तो मैं आपको समझा चुका था कि मर्डर क्या होता है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि सेक्शन 300 सिर्फ मर्डर को शो नहीं करता। सेक्शन 300 ये भी बताता है कि मर्डर क्या होता है, और सेक्शन 300 ये भी बताता है कि मर्डर क्या नहीं होता है। सेक्शन 300 इंक्लूड बोथ द थिंग्स। तो मर्डर क्या होता है वो तो उसने स्टार्टिंग के 4 क्लॉज में बता दिया। अब मर्डर क्या नहीं होता है, उसके 5 एक्सेप्शंस हम पढ़ने वाले। एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो ये जो अभी पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन नंबर 1, ये एक्सेप्शन नंबर 1 इसी को शो करता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होगा। तो उसका सबसे पहला एग्जांपल होता है एक्सेप्शन में प्रोवोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोकेशन? देखो, ये प्रोवोकेशन जो है ना, ये आपके गुस्से से रिलेटेड है। किसी को प्रोवोक करना, किसी को इंसिस्ट करना, किसी को फोर्स करना, किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर देना, उसको मजबूर कर देना किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोवोकेशन। और ये जो गुस्सा होता है ना, ये एक ऐसी चीज है जो अच्छे लोगों को भी आता है और बुरे लोगों को भी आता है। इसमें इंटेंशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि एंगर इज अ पैशन टू विच गुड एंड बैड मैन आर बोथ सब्जेक्ट, एंड mere human frailty and infirmity ought not to be punished equally with ferocity or other evil feelings। गुस्से की बात अच्छे बुरे दोनों इंसानों को आता है, जानबूझ के लाया नहीं जाता। The act must be done while the person doing it is deprived of self-control by grave and sudden provocation. That is, it must be done under the immediate impulse of provocation। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिक सी चीज है कि एक कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है। पहले तो कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है, मतलब आपके एक्ट से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। आपने कुछ एक्ट किया, उससे कोई मर गया, मतलब ये कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है अगर आपने वो एक्ट सामने वाले के ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करने के बाद किया है। आपकी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको बहुत ज्यादा ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दे रहा था। अब ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का मतलब ध्यान से समझो। कोई ऐसी चीज आपको कह रहा था जिससे आपको बहुत गुस्सा आएगा, उसी टाइम आपको गुस्सा आएगा। यहाँ पे ये 2 वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, एक तो ग्रेव और दूसरा सडन। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, गुस्सा आ ही जाएगा, और सडन का मतलब होता है उसी वक्त आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा। द एक्सप्रेशन ग्रेव इंडिकेट्स दैट द प्रोवोकेशन बी ऑफ सच अ नेचर so as to give cause for alarm to the accused, and sudden means an action which must be quick and unexpected। सडन का मतलब क्विक, अनएक्सपेक्टेड, उसी वक्त, फटाफट। और ग्रेव का मतलब एक ऐसी चीज जो एक्यूज्ड के अंदर एक अलार्म कर देगी, एक्यूज्ड के अंदर एक वो चीज, एक फीलिंग ला देगी कि मुझे तो इसको मारना है। एक्यूज्ड यहाँ पे कौन है? जो कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कोई प्रोवोकेशन, मतलब इस केस में यही होगा, अगर आप किसी का मर्डर कर दो, आप किसी को मार दो, मर्डर नहीं कहेंगे, आप किसी को मार दो और प्रूव करना है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है, और आप ये एक्सेप्शन ले रहे हो कि आपने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में एक्ट किया था, तो प्रोवोकेशन किया था ये अलग बात है, बट वो प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन था कि नहीं था, ये कोर्ट पता लगाएगी, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ।
ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, मतलब ये केस टू केस डिपेंड करता है कि कोई प्रोवोकेशन सडन और ग्रेव था या नहीं था। एक और चीज होती है, गुस्सा आता है तो शांत भी होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जिस टाइम गुस्सा आया, जो सडन प्रोवोकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर प्रोवोकेशन अभी किया गया है किसी इंसान को, तो एक्ट भी उसको अभी ही करना पड़ेगा, तो आप उस एक्सेप्शन का फायदा ले सकते हो। ऐसा ना हो कि किसी ने प्रोवोकेशन आज दिया हो और मर्डर आप 3 दिन बाद कर रहे हो, ये गुस्सा 3 दिन तक थोड़ी चलता है। So it is important to consider whether a sufficient interval has elapsed since the provocation to allow a reasonable person the time to cool. An account must be taken of the instrument with which the homicide has been affected. यानी sufficient interval वहां पे देखा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम बीच में निकल गया हो प्रोवोकेशन के। आज मैंने आपको गुस्सा दिलाया है और आप 6 दिन बाद आके मर्डर कर देते हो, 6 दिन बाद आके मेरी जान ले लेते हो। तो यहाँ पे आप अगर कोर्ट को कहोगे कि सामने वाले ने मुझको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया इसलिए मैंने उसको मारा, तो कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगी। जस्ट बिकॉज देयर वाज अ सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम टू कूल डाउन योर एंगर, आपका गुस्सा 6 दिनों में कूल डाउन हो जाना चाहिए था। इसका बहुत ही फेमस केस है, आपने इस केस का नाम भी सुना होगा, नानावटी केस, के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट का बहुत फेमस केस है जो कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन से ही डील करता है। आपने वो रुस्तम मूवी भी देखी होगी, उसमें भी आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे 1962 में। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज ये कहा था कि अगर ये चेक करना है, द टेस्ट दैट वेदर अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है, द टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वेदर अ रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी प्लेस्ड इन द सेम सिचुएशन वुड बी सो प्रोवोक्ड सो एज टू लूज हिज सेल्फ कंट्रोल। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड किया, उस व्यक्ति को कहना पड़ रहा है कि उससे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, चेक ये करो कि अगर सोसाइटी का कोई दूसरा व्यक्ति होता, कोई भी रीजनेबल मैन होता जिसमें थोड़ी बहुत भी अक्ल होती, जिसका दिमाग सही से काम कर रहा होता, उसी सोसाइटी का कोई दूसरा आदमी होता, वो सेम सिचुएशन में होता, तो क्या वो भी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता? ये चेक करो। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इंडिया में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेस ही नहीं, कई बार ये वर्ड्स और जेस्चर से भी हो सकते हैं। किसी को कुछ ऐसे शब्द कहना या किसी को कुछ ऐसे जेस्चर दिखाना, जेस्चर मतलब होता है इशारा करना, किसी को कोई ऐसा इशारा करना, उससे भी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। जैसे बहुत से ऐसे इशारे होते हैं जो आप किसी को करोगे तो सामने वाला उससे गुस्सा हो जाए। तो इंडिया में ये वर्ड्स और जेस्चर से भी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन किया जा सकता है। उसके बाद, the mental background created by the previous act of the victim may be taken into consideration in ascertaining whether the subsequent act caused grave and sudden provocation. Accused को तो grave and sudden provocation हुआ इसलिए उसने victim को मार डाला, बट कोर्ट को यहाँ पे victim का mental background भी देखना पड़ेगा। victim ने जो एक्ट किया था, देखो एक बात समझो, यहाँ पे दो एक्ट हो रहे हैं। एक एक्ट तो विक्टिम कर रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिलाने के लिए, और एक एक्ट एक्यूज्ड कर रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर। तो विक्टिम ने क्या ऐसा किया था जिससे एक्यूज्ड को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुआ? कोर्ट को यह भी चेक करना होगा कि ऐसा क्या किया था विक्टिम ने। और उसके बाद, द फैटल ब्लो should be clearly traced to the influence of passion arising from that provocation and not after the passion had cooled down by the lapse of time or otherwise giving room and scope for premeditation and calculation. जो चोट एक्यूज्ड ने विक्टिम को पहुंचाई है, जो फैटल ब्लो यानी कि जो चोट, जो जानलेवा चोट जो पहुंचाई है, देखा जाएगा कि वो चोट
ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के पैशन में ही होना चाहिए। मतलब जब तक आपका दिमाग गर्म है उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से, तब तक ही होना चाहिए। कोर्ट को ये भी चेक करना है, ऐसा ना हो कि वो पैशन कूल डाउन हो गया हो और आपने बाद में जाके उस विक्टिम को मार दिया हो। जैसे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, जैसे कई बार नहीं होता है, हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाती है, अब गलती हमारी नहीं होती, फिर भी वो हमको गाली बक देता है कि हम देख के नहीं चला रहे हैं क्या, अंधे हैं क्या, कुछ भी बोल देता है, सपोज कर लो। तो अगर वो व्यक्ति ऐसा बोल देता है तो हमको 5 मिनट के लिए कितना गुस्सा आ जाता है कि अबे ऐसा कैसा बोला, उतरने लग जाते हैं उसको मारने के। लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं, बीच बचाव करते हैं, चले जाते हैं। हम लोग वहां से निकलते हैं, उस स्क्वायर को पार करते हैं, आगे वाली रोड पे जाते हैं, वहां तक तो हमारा दिमाग पूरा शांत, हमको याद ही नहीं होता है कि हमने किसी से लड़ाई भी करी थी। क्योंकि वहां पे जो हमारा गुस्सा था वो एक टेम्पररी गुस्सा था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था। वो पैशन हमारा कूल डाउन हो गया जैसे ही हम उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि जो फैटल ब्लो है, जो जानलेवा हमला है, जो जानलेवा चोट पहुंची थी, वो उस पैशन के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए जो प्रोवोकेशन में चल रहा, बाद में नहीं होना चाहिए जब पैशन कूल डाउन हो गया हो। क्योंकि बाद में अगर पैशन कूल डाउन हो गया, उसके बाद आपने ये किया, तो फिर कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ये प्री मीडिएशन और कैलकुलेशन करके तो मर्डर नहीं किया गया है, किसी का जानबूझ के तो मर्डर नहीं किया गया, ये बताने के लिए कि वो मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। ये चीज भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो एक एग्जांपल, मैं कुछ इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ इसके, अपने को बैरेक में भी इसके इलस्ट्रेशन मिल जाए। एक व्यक्ति था, उसको ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। जेड ने प्रोवोकेशन दिया, जेड ने प्रोवोकेशन दिया, किसको दिया, ए को। मतलब जेड ने कुछ ऐसा किया जिससे ए को बहुत गुस्सा आया, तो ए ने क्या करा, वाई को मार दिया। वाई कौन था, वाई जेड का चाइल्ड था। अच्छा, गुस्सा उसके पिताजी दिला रहे हैं, गुस्सा आपको आ रहा है और आपने उसके पिताजी की जगह उसके बच्चे को मार दिया। मतलब जेड ने गुस्सा दिलाया ए को, तो ए ने उस प्रोवोकेशन में जेड के बेटे वाई को मार दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है, क्या ये मर्डर है? तो ये ना सीधा सीधा मर्डर है। दिस इज मर्डर बिकॉज प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वाज नॉट एट ऑल एन एक्सीडेंट और अ मिसफॉर्च्यून। सीधे सीधे उसने वाई को मारा ना, उसने सीधे सीधे बच्चे को मारा। अरे बच्चे ने थोड़ी आपको प्रोवोकेशन दिलाया था। यहाँ पे आप मारो उसी को जिसने प्रोवोकेशन दिलाया, उसके पड़ोसी को मत मारो या उसके रिश्तेदार को मत मारो, क्योंकि उसको मारोगे तो मर्डर कहलाएगा। फिर एग्जांपल, Y gives grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y. अच्छा, Y ने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिलाया किसको, A को। A को बहुत गुस्सा आया, A को बहुत गुस्सा आया तो उसने बंदूक से गोली Y के ऊपर चला दी। अच्छा, A ने जब बंदूक से गोली Y के ऊपर चलाई तो उसका इंटेंशन नहीं था कि उस गोली से Z मर जाएगा जो कि पास में खड़ा है Y के। बात समझ में आ रही है आपको? ये देखो, ये Y है, ये A है और ये Z है। Y ने गुस्सा दिलाया A को, है ना, Y ने गुस्सा दिलाया A को, A को बहुत गुस्सा आ गया, A ने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। अब ये Y के पास ना Z नाम का एक और इंसान खड़ा हुआ था, तो A ने गोली तो चलाई Y के ऊपर, बट A को ये नहीं पता था बिल्कुल भी कि कहीं वो गोली Y को ना लग जाए, क्योंकि Y जो है वो, Z जो है वो Y के साथ खड़ा है, उसको गोली ना लग जाए। A ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, A ने गोली चला दी और A की जो गोली थी ना वो Z को लगी और Z जो है मर गया, यानी A ने Z को मार दिया। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे A ने मर्डर किया? तो देखो यहाँ पे A ने मर्डर नहीं किया, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड किया। क्यों? क्योंकि देखो मर्डर के लिए एक चीज और जरूरी होती है, और वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपने जो बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, आपने जो चोट पहुंचाई है, उसका हार्म उसी पर्सन को हुआ है जिसके ऊपर आपने वो इंजरी इन्फ्लिक्ट की है ना। मतलब जिस इंसान को मैं बॉडीली इंजरी पहुंचा रहा हूं, हार्म भी उसी को होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बॉडीली इंजरी तो वो वाई को करना चाह रहा था, बट वाई के पीछे जेड था, तो जेड मर गया।
तो यहाँ पे बॉडी इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन जेड को था ही नहीं मेरा, बट ठीक है, जाने अनजाने में ही सही, मैंने कुछ ऐसा एक्ट तो किया जिससे उसकी मृत्यु हुई, तो कल्पेबल होमिसाइड तो मैंने किया है, बट मर्डर नहीं किया है। और दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया था, तो इस कारण भी मर्डर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस थे, और भी इलस्ट्रेशंस बचे हैं जिसको आप पढ़िएगा, आपको उस इलस्ट्रेशन से क्लियर होते जाएगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है। ठीक है, चलो उसके बाद अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे प्राइवेट डिफेंस सामने वाले की जान लेने तक जा सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ प्राइवेट डिफेंस ऐसे होते हैं जहां पे हम सामने वाले व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। करेक्ट? मुझे कोई बताएगा कि वो कौन सा सेक्शन है जहां पे प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की जान ले सकते हो? प्राइवेट डिफेंस कब सामने वाले की जान लेने तक जा सकता है? फटाफट बताओ सोच के। नहीं याद आ रहा हो तो बेरेक के पन्ने पीछे पलटाओ, यही बता दो किस सेक्शन के आसपास ये था। सर 100। सेक्शन 100? क्या है सेक्शन 100 के अंदर? टाइटल क्या है सेक्शन 100 का? Right of Sir, private when the defense right of of the private body. defense of the body extends to causing death. यानी कि सेक्शन 100 ये शो करता है कि हम अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति की जान कब ले सकते हैं। सिर्फ सेक्शन 100 है, ये तो पर्सन के लिए हुआ। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हैं क्या? प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले सकते हैं क्या? 103. 103। तो जब भी कभी आपको ये कहना है ना कि प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान ले सकते हैं, तो सिर्फ 100 मत बोलना, 100 एंड 103 दोनों बोलना। क्यों? प्राइवेट डिफेंस किसका है यहाँ पे शो थोड़ी किया है, प्राइवेट डिफेंस तो इंसान का भी होता है और उसकी प्रॉपर्टी का भी होता है, और दोनों में हम सामने वाले की जान ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शंस। ठीक है, तो अब एक चीज समझना कि जो जो प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 100 और 103 में कवर हो रहा है वहां तो हम जान ले ही सकते हैं, बट जो यहाँ कवर नहीं हो रहा है उसमें हम जान नहीं ले सकते। तो किसी ऐसे प्राइवेट डिफेंस में जिसमें हम जान नहीं ले सकते थे, हमने जान ले ली, तो कहा जाएगा कि वी हैव एक्सीडेड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने वहां पे अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड कर दिया और सामने वाले की मृत्यु हो गई। तो सवाल ये उठता है कि जब हमने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया तो हमें प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? प्राइवेट डिफेंस को अगर एक्सीड कर दोगे तो उसका बेनिफिट थोड़ी मिलेगा हमको प्राइवेट डिफेंस का। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमने ऑफेंस कौन सा किया? तो हमने ऑफेंस कौन सा किया? एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 300, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो समझो बात को, अगर प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान लेना अलाउड है सेक्शन 100 में, तो आप जान ले सकते हो। उसके अलावा किसी दूसरे सेक्शन में, उसके अलावा किसी दूसरे ऑफेंस में आप सामने वाले की जान ले लोगे तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड करोगे, और ये एक कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ये हॉर्स व्हिप का मतलब होता है चाबुक। जेड जो है ना, वो ए को चाबुक से मारने की कोशिश करता है। जेड जो है वो ए को चाबुक से मारने की कोशिश करता है, नॉट इन सच अ मैनर सो एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए। लेकिन इस तरह से नहीं मारता है कि ए को बहुत ज्यादा चोट पहुंचे। जेड ने ए को चाबुक से मारने की कोशिश करी, लेकिन वो चोट इतनी ज्यादा नहीं पहुंचा रहा था जिसको हम ग्रीवियस हर्ट बोले। ग्रीवियस हर्ट मतलब थोड़ा गंभीर हर्ट, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ए ने क्या करा, अपनी बंदूक निकाली और बंदूक निकाल के जेड को दिखाई कि भाई देख, मुझको चाबुक से मत मार वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अच्छा, चाबुक से बहुत नॉर्मली मार रहा था, कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं लग रही थी, पर ठीक है, जेड ए को चाबुक से मार रहा था। ए ने अपनी बंदूक निकाली, बंदूक निकाल के जेड को बोला कि चाबुक से मत मार। जेड फिर भी चाबुक मारता रहा। ए को गुड फेथ में गुस्सा आया। ए को लगा कि यार मैंने इसको एक बार डरा के देख लिया, चाबुक मत मार मत मार मत मार, लेकिन फिर भी ये तो चाबुक मार रहा है, और ए को और कोई रास्ता अपने आप को बचाने का नहीं दिख रहा था, तो उसने जेड पे गोली चला दी और उसने जेड को मार दिया।
सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे ए ने मर्डर किया या यहाँ पे ए ने कल्पेबल होमिसाइड किया। तो देखो ए ने मर्डर तो नहीं किया है, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड किया है। और क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन नंबर 2। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ना ए जो है वो जान नहीं ले सकता था, क्योंकि वो हर्ट इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम उसकी जान ले लें। आप सेक्शन 100 में देखोगे तो सेक्शन 100 में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जान कब ले सकते हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जान ले सकते, आप खुद एक बार क्रॉस चेक करें। जान नहीं ले सकते, फिर भी जान ले ली, मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया, सो इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसलिए कल्पेबल होमिसाइड के लिए ये लायबल रहेगा। फिर एक चीज आती है पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर, एक्सेप्शन नंबर 3। आपको पता है पब्लिक सर्वेंट के पास भी कुछ कुछ पावर होती है, कुछ कुछ क्या बहुत कुछ पावर होती है, बट कई बार वो अपनी पावर को एक्सीड कर देते हैं, और अपनी पावर को एक्सीड करके उनने किसी की जान ले ली, तो उसको मर्डर तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसको कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे। मतलब ये जो एक्सेप्शन नंबर 3 है, इट प्रोटेक्ट्स अ पब्लिक सर्वेंट or a person who is aiding a public servant for the advancement of public justice if either of them exceed the power given to them by law and causes death। इसमें देखो पब्लिक सर्वेंट भी प्रोटेक्टेड है और वो व्यक्ति भी प्रोटेक्टेड है जो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प कर रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट की मदद कर रहा है सोसाइटी के अच्छे के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए, पब्लिक जस्टिस के एडवांसमेंट के लिए। खैर इन लोग के पास पावर तो है, पब्लिक सर्वेंट के पास पावर तो थी, वो व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट को सपोर्ट कर रहा है उसके पास पावर तो थी, अकॉर्डिंग टू लॉ उनके पास पावर थी, लेकिन उन्होंने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया और सामने वाले व्यक्ति की जान ले ली। अब सामने वाले व्यक्ति की जान ले ली उन्होंने, मतलब उन्होंने अपनी पावर का एक्सरसाइज किया बट उसको एक्सीड करके। तो यहां पे वो पब्लिक सर्वेंट मर्डर के लिए लायबल नहीं रहेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझो, ये एक्ट उसका गुड फेथ में ही होना चाहिए, कोई इलीगल एक्ट या अनऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर अपना जानबूझ के उसने अपनी पावर को एक्सीड किया है तो फिर ये एक्सेप्शन उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मतलब पब्लिक सर्वेंट ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करके जानबूझ के किसी को मार दे और बाद में कहे कि अरे मैंने तो अपनी पावर एक्सीड कर दी गलती से, ये तो कल्पेबल होमिसाइड है। ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन आपको प्रोटेक्ट तभी करेगा जब आपने गुड फेथ में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु करी है। आप इलीगल तरीके से पावर का एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आप अनऑथोराइज्ड तरीके से पावर का एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आप जानबूझ के अपनी पावर को एक्सीड नहीं कर रहे थे। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये चीज समझो कि पब्लिक सर्वेंट एक्सीड करेगा अपनी पावर को तो एक्सेप्शन तभी मिलेगा उसको जब ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ। एक्सेप्शन नंबर 4, डेथ कॉज्ड बाय सडन फाइट। सडन फाइट का मतलब होता है अचानक हुआ झगड़ा। आपको पता है अचानक हुआ झगड़े का क्या मतलब होता है? वही जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, किसी गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी को टक्कर लग गई, उसने उतर के गाली बक दी, हमने भी उतर के बोल दिया एकदम ऐसा कैसे। आजकल के युवा कितने गर्म जोश होते हैं, जरा सा किसी गाड़ी वाले से बहस हुई, लड़ाई हुई, उतर गए मारा कुटी करने के लिए। छोटी सी बात थी, जरा सी टक्कर थी, दोनों लोग उतर के लड़ने लग गए। बस इसी को बोलते हैं सडन फाइट, ना जान ना पहचान, फिर भी हम लड़ेंगे। तो सडन फाइट का मतलब ये होता है अ सडन फाइट, नो प्री मीडिएशन, कोई पहले से हमारी गुस्सा या कोई पहले से हमारी गुंडागर्दी या कोई पहले से हमारी दुश्मनी कुछ नहीं थी, नो प्री मीडिएशन, सडन फाइट हुआ है। और हमने वो जो एक्ट किया वो हीट ऑफ पैशन में किया। हीट ऑफ पैशन मतलब वही ना, वो गाड़ी को टक्कर मारी तो गुस्सा आ गया ना एक दूसरे को, कह रहे मेरी नई गाड़ी थी, कल ही रिपेयर करवाया, तूने तोड़ दिया, उतर गए, मारा कुटी करने लग गए। अच्छा, मारा कुटी इस हद तक चली गई कि जान चली गई, एक गाड़ी वाले ने दूसरे गाड़ी वाले को मार डाला, इस हद तक वो सडन फाइट पहुंच गई। अब आप यहां पे समझिएगा क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। एक सडन फाइट हुई, करेक्ट, कोई प्री मीडिएशन नहीं था, करेक्ट, जो एक्ट हुआ है, जो एक गाड़ी वाले ने दूसरे गाड़ी वाले को मार दिया, कैसे मारा? हीट ऑफ पैशन में, कोई पहले से उसकी दुश्मनी थोड़ी थी, जो हुआ हीट ऑफ पैशन में हुआ, जो हुआ गर्मजोशी में हुआ, कि लड़ाई चल रही थी, गुस्सा आ रहा था, मार दिया। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट द असाइलेंट हैड नॉट टेकन एनी अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल मैनर। जो हमलावर है ना,
उसने अपनी पोजीशन का कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया हो। ये चीज क्या है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा। अनड्यू एडवांटेज का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये शुरू के 3 समझ लो, ठीक है। अब एक चीज है, इसमें फाइट वर्ड यूज हुआ है, बट फाइट का मतलब क्या होता है ना, इंडियन पिनल कोड कहीं भी फाइट को शो नहीं करता है। कहीं भी इंडियन पिनल कोड ने फाइट वर्ड को डिफाइन नहीं किया। मतलब फाइट क्या होती है ना, ये हमको नहीं पता। बस इतना पता है कि फाइट का मतलब होता है कोई 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उसको फाइट बोलते हैं। हीट ऑफ पैशन का मतलब होता है वही जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हीट ऑफ पैशन कैसा होना चाहिए, सडन होना चाहिए, उसी टाइम होना चाहिए। आप बीच में ऐसा टाइम इंटरवल मत छोड़ना जब आपका पैशन कूल डाउन हो जाए। मतलब गाड़ी को टक्कर इस चौराहे पे लगी थी, आप लोग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आगे चले गए, 1-1.5 घंटा हो गया, आपको फिर वो गाड़ी दिखी, आप फिर नीचे उतरे और उसको मार दिया कि बोले अभी तेरे को 50 किलोमीटर पहले याद कर, छोड़ दिया था हमने। ऐसा मत करना भैया, क्योंकि 50 किलोमीटर पहले आपको गुस्सा आया था, 1-1.5 घंटे पहले की बात है, अभी तक हीट ऑफ पैशन थोड़ी बैठा होगा आपके अंदर। देयर वाज अ प्रॉपर टाइम फॉर योर पैशन टू कूल डाउन। तो हीट ऑफ पैशन में ये चीज याद रखना। सडन फाइट का मतलब होता है अ म्यूचुअल प्रोवोकेशन एंड ब्लॉज ऑन ईच साइड। सडन फाइट का मतलब ऐसा होता है कि म्यूचुअल प्रोवोकेशन होना चाहिए। म्यूचुअल प्रोवोकेशन मतलब कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे हैं, चोट दोनों एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। फाइट का मतलब होता है समथिंग मोर देन वर्बल क्वेरल। अच्छा, फाइट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है जो मुंह से अपन करते हैं ना, बहसबाजी, उसको फाइट नहीं बोलते। फाइट का मतलब होता है समथिंग मोर देन वर्बल क्वेरल। मुंह से बहस जो करते हैं ना, मौखिक बहस जो करते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा उससे ज्यादा, उसको फाइट बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फाइट के अंदर वेपन्स यूज हुए हो। हाँ, सामने वाले का गला दबा के भी आपने उसको मार डाला ना, तो भी आप उसकी डेथ कर रहे हो। मतलब जरूरी नहीं कि वेपन होना ही चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको वहां पे 4th नंबर पे बताई थी, कि अगर ऑफेंडर ने अनड्यू एडवांटेज लिया होगा अपनी पोजीशन का, तो उसको एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है जिसका आपने गलत फायदा उठाया है सामने वाले को मारने के लिए। देखो एग्जांपल देखो, एक व्यक्ति था, उसके अंकल को बाहर कुछ लोग मार रहे थे, उसके अंकल की बाहर कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। समझ रहे हो बात? किसी के अंकल, एक कोई बच्चा, एक कोई इंसान ले लो, कोई भी इंसान ले लो, उसके अंकल को कुछ लोग लड़ाई करके मार रहे हैं, तो उसके अंकल ने आके दरवाजा ठकठकाया फटाफट से इस व्यक्ति का। तो इस व्यक्ति ने फटाक से दरवाजा खोला। क्यों खोला इसने दरवाजा? क्योंकि इसके अंकल दरवाजा ठोक रहे थे। इस व्यक्ति ने दरवाजा क्यों खोला? क्योंकि इसके अंकल दरवाजा ठोक रहे थे, और इसके अंकल पे कुछ लोग हमला कर रहे थे। क्यों हमला कर रहे थे? क्योंकि सडन फाइट हो रही थी उन लोगों की। इसके अंकल के पास कोई हथियार नहीं था, और ना ही इस व्यक्ति के पास कोई हथियार था। इस व्यक्ति ने तो सिर्फ दरवाजा खोल दिया, और इसलिए खोल दिया क्योंकि अंकल ने आवाज लगाई है और अंकल पे कुछ लोग हमला कर रहे हैं, तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। और इसको भी एक गोली खाना पड़ी अपनी चेस्ट पे। गोली किसने चलाई? जो लोग इसके अंकल पे हमला कर रहे थे ना, उन लोगों ने गोली चला दी इसके ऊपर दरवाजा खोलते से, और ये मर गया। अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, ये मर गया बेचारा। क्योंकि जो लोग अंकल पे हमला कर रहे थे ना, जैसे ही अंकल ने इसका दरवाजा ठकठकाया, इसने दरवाजा खोला, उन लोगों ने इस पे गोली चला दी। अब यहाँ पे वो जो लोग जिनने गोली चलाई, उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमें तो एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट मिलना चाहिए, कि हमने तो फाइट के अंदर ये गोली चलाई है, हमारी तो फाइट हो रही थी दोनों टीम की, तो हमने गोली चलाई। तो कोर्ट ने क्या कहा कि देखो भैया, तुम्हें तो हम एक्सेप्शन दे ही नहीं सकते, बिकॉज तुमने तो एक अनड्यू एडवांटेज लिया अपनी पोजीशन का। कैसे अनड्यू एडवांटेज लिया? देखो खुद देखो, वो जो जिस व्यक्ति ने गेट खोला था उसके पास कोई हथियार नहीं था, राइट? उसके पास कोई हथियार नहीं था, बिना हथियार के था वो। और ये जो हमलावर लोग थे, इनके पास हथियार था। इन्होंने अपनी पोजीशन का और अपने हथियारों का अनड्यू एडवांटेज लिया ना उस टाइम पे, कि दरवाजा खोलते से सामने वाले पे गोली चला दी। आप रुकते तो, उसको आने तो देते, उसको भी 2 हथियार लाने देते, वो भी तुमको 2 हथियार से मारता, फिर तुम उसको 2 हथियार से मारते, तो कहते कि देखो फाइट थी। फिर कहते कि देखो दोनों तरफ एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। फिर कहते कि आप किसी ने अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया। लेकिन एक व्यक्ति शांति से खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति बंदूक हाथ में लिए अपनी बंदूक का गलत फायदा उठा के उसको गोली मार रहा है सीधे।
तो ये तो अनड्यू एडवांटेज हो रहा है ना आपकी पोजीशन का, कि आप उस टाइम मजबूत पोजीशन में हो, आप उसके पास आपके पास हथियार रखा हुआ है, तो आपने उसका बेनिफिट ले लिया, आपने उसका अनड्यू एडवांटेज ले लिया। तो आपको तो एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए, उनको एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट नहीं दिया। तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब समझना कि जो व्यक्ति जान लेता है सामने वाले की कहीं वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। चलो फिर आता है एक्सेप्शन नंबर 5, सबसे इजी एक्सेप्शन, सबसे इजी है ये, डेथ कॉज्ड बाय द पर्सन कंसेंटिंग टू इट। अगर आपने सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु उसकी कंसेंट से की है, उसकी कंसेंट का मतलब कि सामने वाला खुद कह रहा है कि मुझे मार दो, सामने वाला खुद कह रहा है कि मुझे मार दो, 18 से बड़ा है, कंसेंट दे रहा है, आपने मार दिया, तो उसको मर्डर नहीं कहेंगे, उसको कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। क्यों कल्पेबल होमिसाइड भी इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने सामने वाले को मारा तो है ना, चाहे उसकी कंसेंट से ही किया हो, लेकिन होमिसाइड तो किया है, कल्पेबल तो किया है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो अंडर दिस एक्सेप्शन the person who is killed in a duel suffers or takes the risk of his death by his own choice. It must be found that the person killed with a full knowledge of facts determined to suffer death or take the risk of death, and that this determination continued up to and exited as the moment of his death. इस चीज को समझिएगा, ये चीज क्या कह रही है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है कि जिस व्यक्ति को मारा है, जिस व्यक्ति को आपने मारा है ना, उस व्यक्ति ने खुद अपनी जान का रिस्क लिया था, अपनी इच्छा से लिया था कि ठीक है मुझे मार दो, उसको फुल नॉलेज था कि ठीक है मार दो मुझे, उसको खुद मरने से डर नहीं था, उसको खुद अपने मरने की रिस्क लेना थी, वो खुद इस चीज के लिए डिटरमाइन था कि उसको मरना है। एग्जाम्पल देखो, ए ने इंस्टिगेशन से, ए बाय इंस्टिगेशन वॉलंटरी कॉजेज जेड अ पर्सन अंडर 18 years of age to commit suicide। ए ने जेड को इतना फोर्स किया, इतना इंस्टिगेट किया कि जेड सुसाइड कर ले। जेड 18 साल से कम का बच्चा है, जेड 18 साल से कम का बच्चा है, ए उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि भाई आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले, तेरा इस जीवन में कुछ नहीं है, ऐसे करके, और जेड ने आत्महत्या कर ली। क्या यहाँ पे ए ने मर्डर किया है? क्या ए ने यहाँ पे मर्डर का अबेटमेंट किया है या कल्पेबल होमिसाइड का किया है? सवाल उठता है ये, सीधे सीधे जवाब मिलेगा कि ए ने यहाँ पे मर्डर का अबेटमेंट किया है। क्यों मर्डर का अबेटमेंट किया है? क्योंकि वो 18 साल से कम का बच्चा था यार, उसका तो युद्ध चल रहा है, वो तो कंसेंट देने के लिए काबिल ही नहीं है अभी अपनी खुद की मृत्यु के लिए। तो एक्सेप्शन नंबर 5 कहाँ से एप्लीकेबल होगा? और जब एक्सेप्शन नंबर 5 ही एप्लीकेबल नहीं होगा तो सीधे सीधे अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज लगाओ उसके ऊपर। ठीक है, एक लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी होती है जो क्रिमिनल केस में काफी यूज होती है, थोड़ा सा बताता हूं मैं उसके बारे में। इसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसके साथ आखिरी बार कौन व्यक्ति था उसके ऊपर शक किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों वो सबसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था, क्योंकि उसके साथ आखिरी बार देखा जाता है उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बट एक चीज होती है, the circumstance of the last scene together does not itself and necessarily lead to the inference that it was the accused who committed the crime। जो व्यक्ति सबसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति ने उसका मर्डर किया हो। There must be something more establishing the connectivity between the accused and the crime। थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ी ज्यादा कनेक्टिविटी होना चाहिए उन दोनों के बीच में, कि जो व्यक्ति आखिरी बार देखा गया था और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट सीन टुगेदर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये हमारे एक्सेप्शंस यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, पांचों एक्सेप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, पांचों एक्सेप्शन में से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आईपीसी का। ठीक है, चलो रिजॉइन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोग को।